हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। न्यूज़ ये है कि लखनऊ की एक कमर्शियल बिल्डिंग में एक मेजर फायर देखने को मिली और अब तक की रिपोर्टिंग के हिसाब से इस फायर की वजह से एटलीस्ट 15 पीपल हैव डाइड एंड 7 आर इंजर्ड। और रीसेंट टाइम्स में अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में कई ऐसे मेजर फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि फायर सेफ्टी को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे लॉज क्या कहते हैं, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, हमारी कंट्री में फायर सेफ्टी को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 243W। आर्टिकल 243W। और इस आर्टिकल के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल देखने को मिलता है, 12th शेड्यूल। और आपको पता होगा ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 12th शेड्यूल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 12th शेड्यूल है, इसमें एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 7। और ये जो एंट्री 7 है, ये बात करती है फायर सर्विसेज के बारे में। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल 243W है, ये एम्पावर करता है म्युनिसिपैलिटीज को टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी। इसके अलावा जो स्टेट लिस्ट देखने को मिलती है, उस स्टेट लिस्ट में एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 6। और ये जो एंट्री 6 है, ये टाइटल्ड है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, इसी के अंदर बात की गई है फायर सर्विसेज के बारे में। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये जो फायर सर्विस है, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो फायर सर्विस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फायर सेफ्टी को लेके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि फायर सेफ्टी को लेके सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले बात की जाती है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 के बारे में। ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 है, इसको पब्लिश किया बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। किसने पब्लिश किया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको पब्लिश किया। ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, इसका एक पार्ट है, पार्ट 4। और ये जो पार्ट 4 है, ये प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर फायर सेफ्टी। ये जो पार्ट 4 है, इट मैंडेट्स structural requirements like fire resistant doors, specific exit widths, and mandatory fire lifts in high rise buildings। तो ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश किसने किया? इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पब्लिश किया। और इसके अंदर पार्ट 4 देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर फायर सेफ्टी। अच्छा, ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, इसके अलावा हमारे कंट्री में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज भी देखने को मिलते हैं। ये जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं, इनको लाया गया था 2016 में। और किसने इशू किया था इनको? इनको इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं, इनको किसने इशू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और ये जो बायलॉज हैं, दे आर बेसिकली गाइड टू लोकल म्युनिसिपल बॉडीज। दे एक्ट एज गाइड टू लोकल म्युनिसिपल बॉडीज टू इंटीग्रेट एनबीसी फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इनटू देयर बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस। तो दूसरा, ये जो मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं 2016 के, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री में एनडीएमए गाइडलाइंस भी देखने को मिलते हैं। ये जो एनडीएमए गाइडलाइंस हैं, इनको इशू किया गया था 2012 में। एनडीएमए का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स इश्यू किए थे फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। और ये जो गाइडलाइंस हैं, दीज गाइडलाइंस प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्केल अप ट्रेनिंग, मैन पावर एंड इक्विपमेंट।
तो ये जो एनडीएमए गाइडलाइंस हैं इनको भी इशू किया गया है फायर सेफ्टी के लिए। इसके अलावा SFAC स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल, ये जो स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल है ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल। और ये जो स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल है इट एक्ट्स एज द एपेक्स टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। इट एक्ट्स एज द एपेक्स टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू फायर सर्विसेज। फायर सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के तौर पे एक्ट करती है स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल। इसके अलावा हमारे कंट्री में इन जनरल अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे इंडिविजुअल फायर सर्विस एक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो इंडिविजुअल फायर सर्विस एक्ट्स हैं ये फायर इमरजेंसी से डील करते हैं एट द स्टेट लेवल। और ये जो लॉज हैं दे एम्पावर फायर डिपार्टमेंट्स टू कंडक्ट इंस्पेक्शंस, इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट वायलेशंस। तो स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में फायर सर्विस एक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि काम करते हैं फायर इमरजेंसी से डील करने के लिए। इसके अलावा आपको पता होगा हमारे कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 देखने को मिलता है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है इसको इंप्लीमेंट किया गया था बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसने इंप्लीमेंट किया था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंप्लीमेंट किया था। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंटीग्रेट्स फायर इंसिडेंट्स इनटू द ब्रॉडर डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्ट्रेंथन्स प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है इसमें बात की गई है फायर इंसिडेंट्स के बारे में। देखो मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो एक तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 देखने को मिलता है, दूसरा मॉडल बिल्डिंग बायलॉज ऑफ 2016 देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनडीएमए गाइडलाइंस ऑफ 2012 देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिलती है। और फिर स्टेट लेवल पे अलग अलग एक्ट देखने को मिलते हैं। और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है इसके अंदर भी बात की गई है फायर इंसिडेंट्स के बारे में। अब बात आती है मोटे मोटे तौर पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरीके का दिखाई देता है। सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स देखने को मिलता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स देखने को मिलता है। और ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज। सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स देखने को मिलता है जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट में फायर डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फायर डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की, कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस की एंड इशूइंग सर्टिफिकेट्स वगैरह की। तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क किस तरीके का दिखाई देता है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है ये जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन है इसकी कहानी क्या है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन कह लो या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन कह लो। बेसिकली जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग फायर नॉर्म्स के साथ में एडर कर रही है। अगर वो एडर कर रही है, सारे फायर नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, तो ही ये जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन है या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन है इसको इश्यू किया जाता है। दिस सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स,
commercial establishments, hospitals, schools and other public buildings। ये जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन है ये मैंडेटरी है हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। ये जो सर्टिफिकेशन है इसके तहत कई सारी प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका जो भी बिल्डिंग प्लान होता है वो आपको सबमिट करना होता है, सबमिशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। जब आप बिल्डिंग प्लान को सबमिट कर दोगे तो फिर जो फायर डिपार्टमेंट है वो इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन बाय द फायर डिपार्टमेंट। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद सेफ्टी, फिर ये देखा जाएगा कि भाई जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ में आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फाइनली ये जो सर्टिफिकेट है इसको इश्यू कर दिया जाएगा अगर आप सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ में कंप्लाई कर रहे हो तो, और इसको पीरियोडिकली रिन्यू किया जाता है। और पीरियोडिक रिन्यूअल के लिए बेसिकली आपको जो कंप्लायंस है उसको एंश्योर करना पड़ता है। बेसिकली जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको आपको मैच करना होता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। अब आती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फायर मैनेजमेंट है इसमें चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखो, फायर मैनेजमेंट में कई सारे मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले वीक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इतने सारे नॉर्म्स हमने देखे, इतने सारे कानून बने हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये फायर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज वीक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स देखने को मिलता है। और ये जो वीक एनफोर्समेंट है ये क्यों है? पुअर इंस्पेक्शंस देखने को मिलते हैं, इनएडुकेट मॉनिटरिंग देखने को मिलती है और करप्शन खूब देखने को मिलता है। होता क्या है, ये जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं जब ये चेक करने के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो बिल्डिंग ओनर है वो पैसे खिला देता है और पैसे के दम पे सारी चीज़ चल रही हैं। तो करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे कंट्री में ओल्डर एंड कंजस्टेड अर्बन पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। ओल्डर और कंजस्टेड अर्बन पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। खासकर ये जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं दिल्ली जैसे, वहाँ पे बड़े कंजस्टेड अर्बन पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। इनमें नैरो लेन्स देखने को मिलती हैं। इनमें आमतौर पे ओवरहेड हैंगिंग वायर्स देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत इजीली फायर लग सकती है। और इसकी वजह से, इस लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेजर फायर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं बिल्डिंग्स में एंड ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। ये बड़ी समस्या है। फिर यहां से थोड़ा बहुत अगर बच जाएं तो तीसरा, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड इक्विपमेंट देखने को मिलती है। वेरियस स्टेट्स में जो फायर डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास एडिक्वेटली ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उनके पास में एडिक्वेट मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आमतौर पे ये जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं इनको हम सेफ्टी के हिसाब से लेते ही नहीं है, इनको हम बर्डन के तौर पे लेते हैं। तो जब भी बिल्डिंग बनवाई जाती है हम क्या सोचते हैं कि क्या ही करना है, फायर कहाँ ही लगने वाली है। और कॉस्ट बचाने के चक्कर में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको हम इंस्टॉल नहीं करवाते हैं, उनके साथ में हम कंप्लाई नहीं करते हैं। फिर वीक सेफ्टी कल्चर है। हमारे यहाँ पे अगर कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है तो वो कानून के डर से कर रहा है। हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि भाई ये एक पब्लिक सेफ्टी इशू है। और ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे वीक सेफ्टी कल्चर देखने को मिलता है। वीक सेफ्टी कल्चर के अलावा पुअर मेंटेनेंस ऑफ एक्टिव सिस्टम्स। अगर कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है भी जहाँ पे जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो भी फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनको इंस्टॉल किया गया है तो उनको प्रॉपरली रिन्यू नहीं किया जाता है, टाइमली चेक नहीं किया जाता है, रिपेयर नहीं करवाया जाता है, एक बार दिखाने के लिए लगा दिया जाता है। और उसकी वजह से जब टाइम आता है तो ये जो सिस्टम्स हैं ये काम नहीं करते हैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लो पब्लिक अवेयरनेस। आम जनता में भी
ये जो फायर जैसे इंसिडेंट्स हैं इनको लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, ना के बराबर अवेयरनेस है। कभी आग लग जाती है तो लोगों को लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन लोग जो हैं वो प्रोएक्टिव नहीं है। तो देखो मेजर चैलेंजेस क्या हैं। एक तो वीक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, दूसरा आप अलग से करप्शन को रख सकते हो, तीसरा लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड इक्विपमेंट, पांचवा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलता है, छठवा वीक सेफ्टी कल्चर देखने को मिलता है, सातवां पुअर मेंटेनेंस ऑफ एक्टिव सिस्टम्स और आठवां लो पब्लिक अवेयरनेस। अच्छा, चैलेंजेस क्या है वो तो हमें समझ में आ गए। अब सवाल आता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर में हमें क्या करने की जरूरत है। एक तो ये जो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म है और ये जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं इनको हमें और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। करप्शन को खत्म करो। ये जो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स हैं और ये जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं इनको हमें और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें मैंडेटरीली पीरियडिकली फायर सेफ्टी ऑडिट्स और मॉक ड्रिल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं, इनमें हमें फायर सेफ्टी ऑडिट्स और मॉक ड्रिल्स को पीरियडिकली करवाने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें अकाउंटेबिलिटी को और एनहेंस करने की ज़रूरत है। और ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये दोनों ओनर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ दोनों से इंश्योर करवाने की ज़रूरत है। जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये जो फायर सर्विसेज हैं इनको हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। हम अभी भी उन्हीं पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आग लगी और जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास में एडुकेट मशीन्स ही नहीं है वाटर को सप्लाई करने के लिए। तो ये जो फायर सर्विसेज हैं इन्हें हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आम जनता है उसके बीच में हमें फायर सेफ्टी अवेयरनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इस कल्चर को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो भी हमें समझ में आ गया। देखो वे छोटी छोटी सी बात है, अगर फायर सेफ्टी के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो कि पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, 12th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 243W आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या कामकाज किया है, कौन कौन से कोड हैं, कौन कौन सी काउंसिल्स हैं, फिर चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अगर आप इतना आंसर लिख पा रहे हो तो आप बेहद सुंदर आंसर लिख रहे हो। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।